कितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया है? सो योर शेल्फ थोड़ा सा प्राउडली। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा बताइएगा मेरे को। वो तो बस मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल्स फिर भी क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल्स आपके हमेशा लुईस एसिड होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आपके हमेशा लुईस बेस होते हैं। और ये आपको अभी अभी उतना ज्यादा समझ में आएगा भी नहीं। ये आपको ये आपको उस वक्त ज्यादा क्लैरिटी में आएगा जब हम आपका ये करेंगे ऑर्गेनिक। आपने रिडॉक्स सुना है? रिडॉक्स, आपकी जितनी रिएक्शंस हैं वो सारी रिडॉक्स होती हैं। रिडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। जब तक आपका वहां पे रिडक्शन नहीं होगा किसी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा किसी का रिडक्शन नहीं होगा। बिल्कुल वही चीज आपकी ऑर्गेनिक में भी होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। बस ये टर्म याद करके रखिए, इसका एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस क्या है वो तो थोड़ा टाइम के बाद ही पता चलेगा आपको। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग जरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाना सीखते हैं, कैसे एग्जैक्टली हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वहां पे फॉर्मल चार्ज का क्या इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, उसके बाद वी विल मूव टू द बॉन्ड हेबर साइकिल, और अगर टाइम बचा तो रेजोनेंस। ठीक है, और आपको थोड़ा सा रेजोनेंस का आइडिया, आपको थोड़ा सा रेजोनेंस का आइडिया ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा कुछ चीजें हैं लिखिएगा। This CA is your central atom. Rules for selecting central atom. हाँ ये हो गया है, मैं आपके लिए समराइज कर रहा हूं, मतलब एक दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। ठीक है, वो हमने लिखा था। ठीक है, ये मैं बस आपको दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, कुछ नहीं। सो हाँ,
सॉरी, हाँ मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, रूल्स फॉर सिलेक्टिंग सीए में आपका सबसे पहला है लीस्ट नंबर, जिसका नंबर सबसे कम है। जैसे ClF7, तो ClF7 में आपका क्लोरीन कितना है? एक, ठीक है। और आपके पास ये कितना है, फ्लोरीन कितने हैं? 7। तो वहां पे आपका H2O में सेंट्रल एटम क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि वो एक ही है। एटॉमिक नंबर की बात नहीं हो रही है, नंबर कितना है उसका? CH4 कार्बन, PCl5 फॉस्फोरस, PCl3 NH3। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके लीस्ट नंबर कॉमन आ जाए, मतलब नंबर ऑफ एटम्स आपके कॉमन आ जाए, तो आप मूव कर जाओगे नेक्स्ट पे। ये आपका डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में लिखा हुआ है। अगर आपका लीस्ट नंबर कॉमन आ जाए तो फिर आप क्या चेक करोगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम। लेकिन अगर वो भी कॉमन आ जाए तो जिसका साइज लार्जेस्ट है। अगर वो भी कॉमन आ जाए तो फिर आप लास्ट में चेक करोगे किसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? प्लस यहां पे एक और बात ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग के इन दो से आपका ज्यादातर केसेस में काम बन जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? उसके बाद नेक्स्ट आपका ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सीए। हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपका कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। इसके बाद जो ये आपका थर्ड लिखा हुआ है, यहां पे जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इस तरीके से ब्रैकेट में, ये लिखा है आपका कोवैलेंसी, और ये नीचे लिखा हुआ है कि वो कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं। और कोवैलेंसी का सिंपल सा मतलब है कि आपका एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। क्या ये बात समझ रहे हो आप? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को आपका एटम शेयर कर सकता है, उसको आप क्या कहते हो? उस चीज को कोवैलेंसी। HCl में जरूरत ही नहीं है ना सेंट्रल एटम की। HCl में सेंट्रल एटम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, दो ही है। और वैसे ही आपका एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि HF में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? H एंड F कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, तो HF में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? टेक्निकली वहां सेंट्रल एटम की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल एटम की जरूरत आपको तब पड़ेगी फाइंड करने की जब आपके पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट से ज्यादा हो, या 3 एटम से ज्यादा हो। जैसे CO2, SO2, SO3, SO4-2, PO4-3 फॉस्फेट आयन, NO2-1 नाइट्राइट आयन। बात समझ रहे? गौरांग कंफ्यूज? FCA क्यों नहीं बन सकता? FCA क्यों नहीं बन सकता सेंट्रल एटम? F सेंट्रल एटम क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, और हाइड्रोजन को हम कंसीडर करते नहीं है सेंट्रल एटम में। देखो, सेंट्रल एटम आपका वो होना चाहिए ना जो आपके बाकी सबके साथ बॉन्ड बना के उनको स्टोर, मतलब उनको स्टेबल करके रख सके। लेकिन हाइड्रोजन ये काम नहीं कर सकता। हाइड्रोजन सेंट्रल एटम कभी इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो मैक्सिमम आपका एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आपके कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड हैं तो हाइड्रोजन कभी भी वो काम कर ही नहीं सकता। हाइड्रोजन खुद को संभाल ले वही बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन आपका जैसे कार्बन है, कार्बन एक साथ 4 हाइड्रोजन को संभाल सकता है, तो वो हमारा सेंट्रल एटम होगा। बात समझ रहे? छापिएगा। तो यहां पे ये ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका? कोवैलेंसी। और कोवैलेंसी होता है आपका एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, उसको आप कहते हो कोवैलेंसी। बात क्लियर है? छापिए जरा।
फिर आपका लास्ट एक नया पॉइंट है, ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मस्ट बी कंप्लीट। ठीक है, कोशिश हमको ये करनी है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रहे। इट कैन एक्सीड, मतलब वो ज्यादा जा सकता है। फिर सेंट्रल एटम विल ट्राई टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। सेंट्रल एटम ज्यादा से ज्यादा टाइम ये कोशिश करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम वो शेयर कर सके। तो ये छापिएगा क्लास, ये छापा आपने। चलिए आइए फॉर्मूला लिखते हैं फिर इसका, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा Q, और Q होगा आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है? और सुनिए, ये एग्जैक्टली आपका एक रेसिपी के जैसे फॉलो होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। तो ये एग्जैक्टली आपको एक रेसिपी के जैसे फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए कि आपके पास NO2 है, आपके पास NO2 है, तो यहां पे Q की वैल्यू क्या आएगी? नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। ऑक्सीजन के तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? क्या ये आएंगे? क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब इसके बाद आप अगला यहां पे काम करोगे, वो निकालोगे आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और ये निकालने के बाद आप नेक्स्ट करोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिंपल है, ये हो जाएगा आपका Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। चलिए ये बस देख लीजिए, एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। O2, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लीज एक मिनट लिखिए मत, सुन लीजिए पहले। बस एक बार ये देख लीजिए कि हमको ये कंपाउंड मतलब बनाना कैसे है, फॉलो कैसे करना है, फिर आपको तो क्वेश्चंस करने ही है। O2 में आपका Q कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहला काम आपको यह करना है कि दोनों को एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। क्या ये बात क्लियर है? जब आप इनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे तो यहां पे मेरे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 2। फिर इससे मेरे लोन पेयर्स कितने आ जाएंगे? 12 माइनस 2 कितने आएंगे? 10। और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आएंगे? 5। अब देखिए, आपके जो लोन पेयर्स हैं ना, वो दो काम करेंगे, या तो वो लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे या फिर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। हाँ, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहां पे कितने बॉन्ड्स हैं? 1। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, फिर देखिए 1 2, ये हो गए मेरे 2 लोन पेयर, ये हो गए 3, ये हो गए मेरे कितने लोन पेयर? 5 लोन पेयर हो गए। लेकिन ऑक्सीजन मैक्सिमम, ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 2। और कोवेलेंसी का मतलब ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पसंद करेगा? 2। एक ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पसंद करेगा? 2। और आपका एटम हमेशा कहां रहना चाहता है? अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम कोवेलेंसी में। आपने ये पॉइंट लिखा है ना, लास्ट पॉइंट आपने ये पॉइंट लिखा है ना, सेंट्रल एटम विल ट्राई टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। उसकी वजह से होगा क्या कि आपका ये एक लोन पेयर यहां से हटके यहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और आपके पास क्या बन गया? O2 का स्ट्रक्चर। तो वापस से एक बार पूरा समराइज कर रहा हूं, एक और एग्जांपल करूंगा,
फिर आप लोग ट्राई करिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और यहां पे एक चीज समझिएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आप वहां पे क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जैसे O2 माइनस है तो O2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 13। O2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 13। ऑक्सीजन के एक में बैलेंस कितने हुए, 6। दो एटम्स में बैलेंस कितने हुए, 2 इंटू 6, और माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और अगर आपका यहां पे प्लस चार्ज होगा तो आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। बताइए क्या ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं। जैसे NH4 प्लस है, NH4 प्लस, NH4 प्लस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नाइट्रोजन के पास 5, कितने हाइड्रोजन है 4, उसके पास बैलेंस कितने होते हैं 1, तो टोटल कितने हो गए 5 प्लस 4, लेकिन एक प्लस चार्ज है तो आप एक -1 करोगे। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि प्लस पे माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस चार्ज जब आता है तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो। क्या ये बात क्लियर हो रही है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। फिर ये एग्जांपल करते हैं हम NH4 प्लस का। NH4 प्लस के लिए सबसे पहले आप Q कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका 5 प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 क्यों, 4 हाइड्रोजन के एटम है और हर एक का एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज है तो कितना आएगा -1, टोटल इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहला काम यह है कि सेंट्रल एटम को बाकी सब एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 4 कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से मेरे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 8 माइनस 8 0। क्या ये बात समझ रहे हैं। और यहां पे एक चीज और समझिएगा कि इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज तो वो कहां पर होगा, सेंट्रल एटम पर, और इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज वो कहां पर होगा, आपके सराउंडिंग या लिख सकते हैं कॉर्नर एटम्स पे। तो मेरे को बताइए यहां पे आपका प्लस चार्ज कहां पर होगा, यहां पे आपका प्लस चार्ज होगा नाइट्रोजन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज होता तो वो कहां होना चाहिए था, कॉर्नर एटम्स पे। क्या ये बात क्लियर हो रही है, क्या आपको रेसिपी क्लियर हो रही है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस। अब यहां तो नहीं होगा, एक एग्जांपल करते हैं फॉस्फेट सल्फेट, उसमें नेगेटिव चार्ज कहां होता है और वहीं पे आपको रेजोनेंस का थोड़ा आइडिया भी लगेगा। पहले वाले एग्जांपल में वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे बन गया, पहले वाले एग्जांपल में आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि ऑक्सीजन अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहेगा, और मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। यहां पे इस ऑक्सीजन एटम 1 ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2, और कोवेलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की 2, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड था तो उसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, लेकिन वो कोशिश क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहने की। क्या ये बात क्लियर है। वो मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहने की कोशिश करेगा,
इसी से मुझे पता चलता है कि यहां पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। मतलब मैं अपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर को इन पॉइंट्स के साथ क्रॉस चेक कर रहा हूं, फीडबैक कर रहा हूं, और उसके बाद मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? और हाँ, NH4 प्लस में तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना। सॉरी, NH4 प्लस आपने जो एग्जांपल दिया उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाँ हाँ बिल्कुल होगा। NH4 प्लस में आपका कोई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये बनता कैसे है, ये रहा आपका अमोनिया, और अमोनिया के पास ये रहा H प्लस, और ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। टेक्निकली ये है मेरा एक न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और हमेशा रिएक्शन किसका किस पे होता है, हाई टू लो। तो इसका जब रिएक्शन होगा तो फिर मेरे पास ये बनेगा NH3 और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज क्योंकि उसने अपने लोन पेयर्स को डोनेट किया है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बन जाने के बाद एग्जैक्टली कोवेलेंट के जैसा ही बिहेव करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका जब बन जाएगा तो उसमें और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बनने के प्रोसेस में डिफरेंस है केवल। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? तो पता कैसे चलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? आप अभी और क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता चलता चला जाएगा। ठीक है, एक ठीक है, अभी जरा कुछ पहले ये एक मिनट पहले आपने ये लिखा, अभी आप कुछ क्वेश्चंस करोगे ना, आपको खुद से रियलाइज होगा कि कैसे कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता चला जाएगा। चलिए ये लिख लिया आपने, सबने लिख लिया? जितने लोगों ने ये लिख लिया है और इसके बाद वाला लिखा है, क्या नहीं लिखा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, मूव कर जाए, जरा ये छाप लीजिएगा। और ये छापने के बाद ठीक है, पहले छापिए फिर क्वेश्चन करते हैं। -1 क्योंकि NH4 के मॉलिक्यूल के बनते वक्त जब भी प्लस चार्ज होगा तो आप इलेक्ट्रॉन लूज करोगे। तो ये जो हम इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं ये किसी एक का नहीं है, ये पूरे आयन का है। तो पूरे आयन में मेरा प्लस चार्ज है तो मैं -1 करूंगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास O2 है, तो O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × 6 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं जब भी बोलूंगा मतलब बैलेंस की बात कर रहा हूं। अब मेरे पास अगर O2 2 माइनस है तो इसका मतलब 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि माइनस चार्ज कब आता है आपके एटम पे या मॉलिक्यूल पे, जब आप गेन करते हो। अच्छा, वैसे ही आप बताइए अगर O2 + 2 है तो 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी मेरे पास प्लस है मुझे इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने हैं, क्योंकि हुआ भी वही है, और जब माइनस है तो मुझे प्लस करना है। ये अलग चीज लिखी है। अगर आपके मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है तो वो कहां पर होगा, सेंट्रल एटम पे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहां पर होगा, कॉर्नर पे। ठीक है, अगर ये छाप लिया आपने तो क्वेश्चन करिएगा। नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन आपका है NO3-, नाइट्रेट आयन NO3-। ये लिख लिया सबने? NO3- के लिए Q कितना आएगा, कितना आएगा, 5 + 3 × 6 + 1 कितना आ जाएगा, ये 18 + 6 कितना हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, नाइट्रोजन को जितने भी सराउंडिंग एटम्स हैं उन सब के साथ एक एक बार कनेक्ट कर दीजिए। तो अब मेरे पास बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, कितने हो गए, 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 24 - 6 विच इज 18। 18 का मतलब मेरे पास 9 लोन पेयर्स होने चाहिए।
अब डिफरेंस समझते हैं ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस लोन पेयर. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू लोन पेयर, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो अब मुझे यहां पे 1 3 कितने हो गए टोटल? 9 हो गए. लेकिन नाइट्रोजन को आप मैक्सिमम कोवेलेंसी में रखना चाहोगे विच इज 5. तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. नेगेटिव चार्ज है तो वो कहां पे होना चाहिए? मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा ना वो. मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा आपके? 4. नाइट्रोजन आपका कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, ये बात आप लिख लीजिए या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको वैसे ही बताई जाएगी. नाइट्रोजन आपका कभी भी पेंटावेलेंट नहीं होता. जैसे सुनिएगा, NCl3 बनता है, NH3 बनता है, PCl3 बनता है, PCl5 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता. इसका रीजन क्या है? सिंपल सा सुन लीजिए. रीजन ये है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2p 1s2 2p 3. क्या वहां पे 2d ऑर्बिटल है? नहीं. फास्फोरस का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2p6 देन 3s2 3p3. क्या वहां पे 3d है? क्या थर्ड ऑर्बिट में d होता है? क्या थर्ड ऑर्बिट में d होता है? हाँ. लेकिन क्या यहां पे आपने उसका यूज किया है? नहीं. लेकिन वो वहां पे है, खाली पड़ा हुआ है, जिसको आप बाद में यूज कर सकते हो. लेकिन नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं है. क्या आप ये रीजन समझ रहे हो? सॉरी, अब d ऑर्बिटल क्यों, वो आपको थोड़ा सा पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन में. क्योंकि जब आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट हो जाता है d में, तो आपके पास एक s का 1, p के 3 और d का 1, तो टोटल 5 खाली होते हैं, है ना. उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए. बट फिलहाल इतना समझ लीजिए, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट. नाइट्रोजन आपके 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा. अच्छा, यहां पे अब एक कंफ्यूजन है कि मेरा नेगेटिव चार्ज यहां होगा या मेरा नेगेटिव चार्ज यहां होगा. और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप यूज कर सकते हो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट. फॉर्मल चार्ज हमने पढ़ा था. तो आप यहां पे इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए, सेकंड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज, थर्ड पे कैलकुलेट करिए, और नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए. और बताइए क्या आंसर आया मेरे को? 17 नहीं, 17 कहां है? ये हो गए मेरे 6, ये हो गए मेरे 6, 6 और 6 कितने हो गए? 12, और ये हो गए 13 14 15 16. सॉरी, आंसर 18 आया. देखिए, वही मैं आपको कह रहा हूं, ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक रेसिपी है. जैसे यहां पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी तो 6 आए थे, लेकिन बाद में कितने हो गए हैं बॉन्ड पेयर? 8 हो गए हैं ना. तो मेरे लोन पेयर यहां बॉन्ड पेयर में शिफ्ट हो गया है. लोन पेयर क्या काम करना चाहेगा? 2, या तो वो लोन पेयर में रहना चाहेगा या फिर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा जरूरत पड़ने पे. यहां पे उसने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड. नाइट्रोजन का आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए, आपको पता चलेगा कि कहां गया. एक बार फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए.
क्योंकि नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहेगा विच इज 4 बॉन्ड्स। अगर पॉसिबल है तो नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहेगा विच इज 4 बॉन्ड्स। तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? सिंपल है, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यही तो होता है फॉर्मल चार्ज। क्या 60 पे चलाना है क्या? बंद मत करो यार प्लीज, ठंडा लग रहा है क्या? प्लीज टेम्परेचर बढ़ा दो यार, बंद मत करो। वो भी बंद करना है? अरे यार रिमोट किसके पास है? उसका ना फ्लैप सामने कर दीजिए मेरी तरफ, मैं झेल लूंगा। मैम फॉर्मल चार्ज क्या है? एक बार वो तो कैलकुलेट करिए। तीनों पे कैलकुलेट करिए। आपका यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां प्लस आएगा और यहां 0 आएगा। तो दृष्टि यहां पे नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन को उसने पूरा का पूरा डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ही डोनेट कर दिया है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ठीक है, यहां पे 1 2 3 तो शेयर किए हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो यहां पे कितना आएगा? नेगेटिव, यहां पे आएगा नेगेटिव, यहां पे आएगा प्लस। और मैंने आपको ये बताया था कि फॉर्मल चार्ज आपके एक्चुअल चार्ज नहीं होता। फॉर्मल चार्ज आपको सिर्फ ये बताता है कि एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें से उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। ठीक है, अब इसका मतलब प्लस चार्ज है तो इसका मतलब इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया है। और ये ऑक्सीजन पे, अब देखिए सिंपल सा थंब रूल क्या है, अगर आपके ऑक्सीजन पे 6 लोन पेयर्स हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर 3 लोन पेयर हैं, तो इसका मतलब वहां पे हमेशा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे देखिए, ये नेगेटिव यहां है, पॉजिटिव यहां, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और आपके पास ओवरऑल क्या बचेगा? एक नेगेटिव चार्ज। और दूसरा थंब रूल ये है कि अगर मेरा ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ चुका है तो उसके ऊपर चार्ज नहीं आता। समझ रहे? तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना आपका, ये नेगेटिव चार्ज टेक्निकली आपका बार बार रेजोनेट करता रहेगा। रेजोनेट कैसे करेगा? देखिए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ हिंट कि रेजोनेंस क्या होता है। ये नेगेटिव चार्ज आपका यहां पर आएगा, नाइट्रोजन के कितने मैक्सिमम बॉन्ड हो सकते हैं? 4 हैं। तो जब यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा तो इसके कितने हो जाएंगे? 5। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर नाइट्रोजन अपना एक पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देगा, तो इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। फिर क्या होगा? फिर शायद ऐसा हो सकता है कि यहां पे जो नेगेटिव है वो वापस से डबल बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो फिर आपका जो ये डबल बॉन्ड है वो वापस शिफ्ट हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आए तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, और इसी चीज को हम कहते हैं रेजोनेंस। हाँ, बट फिलहाल हम उस पर बात करेंगे। आप क्या अभी बात क्लियर हो रही है? क्या सबने ड्रॉ किया? क्या ये ड्रॉ किया आपने? सबने ड्रॉ किया? चलिए नेक्स्ट जरा ट्राई करिएगा कार्बोनेट, CO3
-2। CO3 -2 कार्बोनेट। CO3 -2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके पास Q कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 इंटू, नहीं सॉरी 4 आएगा ना, ये आएगा 4 और 3 इंटू 6 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे आपके 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप यहां पे लिखो कार्बन, ऑक्सीजन, 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 ये लिखा आपने। तो इसके बाद आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे? बॉन्ड पेयर आपके पास 6 आएंगे। तो लोन पेयर कितने आएंगे? लोन पेयर आपके पास 18 आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 18 है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए ना मेरे पास 9 लोन पेयर। अब जरा ये बताइए, क्या कार्बन आपका कभी भी 3 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, 4 ही बनाएगा, 4 ही बनाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको यहां से एक लोन पेयर हटा के यहां पे कर देना है। और आपके पास CO3 -2 है, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर आप फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करेंगे तो यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, सॉरी यहां पे 0 और यहां पे 0 आएगा, ताकि ओवरऑल कैसा चार्ज रहे? -2। प्रॉब्लम कौरान हो रहा है? कार्बन का 4th इलेक्ट्रॉन का नहीं, हर बार जरूरी नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो फिर आपके पास यहाँ पे 5 हो जाएंगे ना। हाँ, तो 5 कहाँ कैसे हो सकते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा नहीं है, प्लीज ये मिसकंसेप्शन में मत आइए कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा। वो डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं डोनेट करने के लिए। तो यहां पे कुछ ऐसा है कि ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और 1 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिया कार्बन के साथ। जैसे पहले केस में क्या है कि आपके पास मैंने पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। नहीं, ओरिजिनली 3 कहां थे? मतलब जो आप कह रहे हो कि हमने 3 बनाए थे, वो 3 हमने सिर्फ स्केलेटन ड्रॉ किया था। समझिएगा, जब हम पहले सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो वो हम सिर्फ स्केलेटन ड्रॉ कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या कार्बन के मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं। जैसे आपने कार्बन के पहले कितने बॉन्ड बनाए? 3, लेकिन ये आपको पता है कि कार्बन 3 बॉन्ड में 3 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। कितने बनाएगा वो? 4, मिनिमम 4, मैक्सिमम 4। तो आपको वहां पे एक लोन पे हटा के एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इससे हमको पता चलेगा कि ये लुईस स्ट्रक्चर वैलिड है, क्योंकि आपको क्रॉस चेक करना है ना। और वो जो हम बना रहे हैं वो केवल एक स्केलेटन है, वो एक रफ डायग्राम है। फाइनल ये है। और कैसे पता ये फाइनल है? क्योंकि यहां पे कार्बन की कोवैलेंसीज सेटिस्फाइड है, कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड जितने होने चाहिए थे वो सेटिस्फाइड हो रहा है, प्लस जो फॉर्मल चार्जेस यहां पे होने चाहिए थे वो भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं।
लेकिन इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में जहां 3 बॉन्ड थे, ये सारी चीजें फुलफिल नहीं हो रही हैं। बात क्लियर हो रहा है? चलिए एक और ट्राई करिए, फॉस्फेट PO4-3। ये जो है ना, ये इसका कोई वैल्यू है नहीं, ये सारी चीजें हम इसको बनाने के लिए कर रहे हैं, है ना। ये तो हमारे लिए ऐसा है कि एक रफ कैलकुलेशन है बस, वो समझ रहे हैं, वो केवल रफ कैलकुलेशन है, और सिर्फ इसलिए कि मैं अपने सही स्ट्रक्चर तक पहुंच जाऊं, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए एक और ट्राई करेंगे, फॉस्फेट PO4-3। एक और ट्राई करेंगे, फॉस्फेट PO4-3। और क्लास एक चीज आप बार बार नोटिस कर रहे होगे कि अगर आपके ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है तो वहां पे चार्ज नहीं आएगा, और अगर आपके ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड है और 3 लोन पेयर्स हैं तो उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। और देखिए यहां पे क्या आपको वापस से रेजोनेंस दिख रहा है? ऑल्दो पढ़ाया नहीं है अभी, क्या दिख रहा है रेजोनेंस? देखिए करके दिखाते हैं। नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा तो यहां पे क्या बनना शुरू हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड। लेकिन कार्बन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 4 ही हो सकते हैं, 5 हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड रह गया तो 5 हो जाएंगे। तो जैसे ही यहां पे डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा, ये पाई बॉन्ड आपका, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो यहां पे कितने बॉन्ड हो गए? 2, यहां 1 और 1, 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है बताइए? नेक्स्ट स्टेप में शायद ये चलिए अगले कलर से कर देता हूं। फिर ये यहां पर आएगा तो यहां पे जो डबल बॉन्ड था वो वापस से चला आएगा। तो इसका मतलब आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे नहीं है, वो तीनों ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है। और आपका जो डबल बॉन्ड है वो भी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच में नहीं है, वो भी तीनों जगह शिफ्ट हो रहा है। और इसी चीज को आप रेजोनेंस कहते हो, जो आपका आगे का टॉपिक है। PO4-3 का हुआ, क्या आ जाएगा यहां पे? Q, फॉस्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 3 कितना आएगा? ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। तो आपको करना क्या है? फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बताइए? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 24। 24 का मतलब 12 लोन पेयर। और देखिए 1 2 ड्रॉ कर लो आप। ये हो गया। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन आपका 3 या 5, 4 नहीं बनाएगा। सॉरी, नाइट्रोजन तो 5 बनाएगा ही नहीं। फॉस्फोरस या तो आपके 3 या तो 5, 4 नहीं। अब ये 4 का 3 नहीं कर सकता, 4 का 5 हो सकता है। तो अब आपके पास होगा क्या? आप यहां में से कोई भी एक लोन पे हटा के यहां पे एक डबल बॉन्ड बना दोगे। ये मैंने हिट एंड ट्रायल किया है, समझ रहे हैं? अब मेरे को यहां पे कितने नेगेटिव चार्ज रखने हैं? 3। तो वो सेंट्रल एटम पे आ जाएगा। नहीं, कहां आएगा? कॉर्नर पे। एंड आई होप आपको यहां पे वापस से ये पता चल रहा होगा कि ये नेगेटिव चार्ज आपका पूरे ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते रहेंगे, है कि नहीं? ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? क्या यही बना है? ये हुआ, करते हैं माइक कुछ। ये हुआ, एक और करना है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सल्फाइट आयन का करिए। हाँ, सल्फाइट आयन का करिए, SO3-2।
अभी कौन सा आपको आयन दे रखा है? सल्फाइट। सल्फाइट आयन इज SO3 -2। Q कितना आएगा? क्या Q में किसी को प्रॉब्लम है? डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, ठीक है। फिर करना क्या है? सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो मेरे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? सही है। सॉरी सॉरी, सल्फर। हाँ, अभी तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ना। हाँ, 4 या 6 नहीं बताते हैं, अभी देखिए ना। कुछ गलत है यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ है? हाँ, और ये गड़बड़ इधर, गड़बड़ ये है, क्लास सुनिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मेरे पास टोटल 10 लोन पेयर होने चाहिए थे, मैंने 9 बनाए हैं। अब आप ऑक्सीजन पे और नहीं डाल सकते, ठीक है। तो आपका एक लोन पेयर कहां पर आएगा? क्लास इधर प्लीज सुनिएगा, आपका एक लोन पेयर कहां पे आ जाएगा? सल्फर पे, ठीक है। क्या सल्फर आपका 3 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। कितने बनाएगा? 4 या 6। अब देखिए यहां पे 6 की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, लेकिन 3 तो कत्ते ही नहीं होगा। मतलब आपको अभी मैंने बोला ना, 3 है तो 4 में जाने की कोशिश करेगा, 5 है तो 6 में, ठीक है। तो यहां पे आप किसी एक को हटा के यहां पे एक डबल बॉन्ड बना दोगे, बात समझ रहे? और आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब देखिए सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी यहां पे अचीव्ड है, और इनमें से एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, उसको हमने शो नहीं किया है क्योंकि कभी ये होगा फिर कभी वो हो जाएगा। सॉरी, 6 यहां पे अगर होगा, देखिए एक सिंपल सी चीज जो मैं अब तक नोटिस करते हुए आ रहा हूं वो ये कि अगर ऑक्सीजन मेरा डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो अगर मैं यहां पे एक डबल बॉन्ड और बना दूं तो मुझे अपने ऑक्सीजन पे से नेगेटिव चार्ज हटाना पड़ेगा, तो फिर मेरे O नेगेटिव रह जाएगा। लेकिन टेक्निकली मेरे पास मॉलिक्यूल कैसा है? -2। सॉरी, अगर तीनों O पे आप डबल बॉन्ड बनाओगे पहले, नहीं सुनिए, पहले तो ये ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में पहुंच चुका है, 1 2 3 4 5 6, प्लस जो आप कह रहे हो उसमें तीनों डबल बॉन्ड में स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा। और दूसरी चीज, मतलब सारी चीजें फुलफिल कर रही हैं। तीसरी चीज, तीनों डबल बॉन्ड होगा तो मेरे पास SO3 बनेगा। सुनिए, अगर आपको ये बनाना है ना SO3, ठीक है, तो SO3 आपका अलग आएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये न्यूट्रल है, ये SO3-2 है। तो SO3-2 में मुझे अपने 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज देना ही पड़ेगा, उसको मैं नहीं एलिमिनेट कर सकता, समझ रहे? हाँ पूछिए। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और वो आपका शिफ्ट होता रहेगा। चलिए एक क्लास SO3 भी ट्राई कर लीजिए, और जरा ध्यान दीजिएगा, SO3 मेरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये आयन है, और नाम लिखते हुए चलिएगा, ये सल्फाइट आयन है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड है। और यहां पे आपके सल्फर ने अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी अचीव कर ली है, कितनी? 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए स्ट्रक्चर में आपको, मतलब एक जो आपको आइडिया मिलेगा वो ये कि अगर आपके पास 3 है, 3 बॉन्ड हैं, तो आप उसको 4 में शिफ्ट करने की कोशिश करोगे, और अगर आपके पास 5 बने हैं तो आप उसको 6 में लेके जाओगे। जिससे SO3 था, SO3 में मेरे पास कितने हैं? SO3-2 में कितने हैं?
SO3 -2 में कितने हैं? डबल बॉन्ड कितने आएंगे? एक। बाकी दो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड कर दोगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा, और मुझे लेकिन -2 रखना है, तो -2 के लिए दो आने चाहिए। लेकिन SO3 में आप देखना तीनों डबल बॉन्ड आ जाएंगे। और एक मिनट, तीनों डबल बॉन्ड क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मेरे को अपने सल्फर पे SO3 पे चार्ज नहीं चाहिए, तो तीनों ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड तो चार्ज जीरो, सल्फर पे भी फॉर्मल चार्ज जीरो, पूरा मॉलिक्यूल ओवरऑल जीरो। सॉरी, हाँ मैं समझा नहीं। यार ये ना शिफ्ट हो रहा है आपका, एक बार में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है फिर शिफ्ट हो रहा है। सॉरी, एक वक्त में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा जिसमें वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसको दे रहा है। एक वक्त में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और फिर वो आपका बार बार शिफ्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में रेजोनेट कर रहा है वो। ठीक है, जब आपका वो रेजोनेट करेगा तो पहले ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा फिर वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से। SO3 बना, SO3 में आपके पास क्या आया होगा? तीनों डबल बॉन्ड आए होंगे क्योंकि सल्फर अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहेगा। और एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए कि अगर आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो उस पर चार्ज, फॉर्मल चार्ज जीरो, और अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो फॉर्मल चार्ज -1। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? चलिए, तो जरा नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा फिर आप। ओ चलिए क्लास नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। सॉरी, 6 बनाएगा ना वो, क्योंकि SO3 जीरो है, ओवरऑल न्यूट्रल है, और ओवरऑल न्यूट्रल है। देखिए, प्लस चार्ज होता तो सेंट्रल एटम पे आता, माइनस चार्ज होता तो सराउंडिंग पे आता, लेकिन माइनस चार्ज नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन के बॉन्ड कैसे होंगे? डबल बॉन्ड। क्लास नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। लैटिस एनर्जी। विल यू एक्सेप्ट माई सॉरी? वो इसलिए क्योंकि मुझे इसके पहले आपको छोटी सी एक डेफिनेशन लिखवानी थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक है, तो सॉरी, आपको ये हेडिंग कट करके पहले वो लिखना पड़ेगा। ये इसकी गलती से हुआ है, ये इसकी गलती से हुआ है, इसने मुझे लेट याद दिलाया। चलिए क्लास आगे हेडिंग लिखिएगा। हाँ, हेडिंग लिखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हेडिंग लिखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ब्रैकेट में लिखिएगा कोऑर्डिनेट के बगल में डेटिव बॉन्ड, डेटिव DATIVE, डेटिव बॉन्ड। It is a covalent bond in which the shared electron pair come from
one atom is called coordinate bond. फिर नेक्स्ट लिखिएगा, necessary conditions for the formation of coordinate bond are पहला लिखिएगा, सेकंड पॉइंट का पहला सब पॉइंट है, octet of donor atom should be complete and should have at least one lone pair of electron सेकेंड पॉइंट का सेकेंड सब पॉइंट है ये, नेक्स्ट लिखिएगा, एक्सेप्टर एटम should have a deficiency of at least one pair of electron. Acceptor atom should have a deficiency of at least one pair of electron. देखिए इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपके पास ये दे रखा है NH3, क्या NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? सेंट्रल एटम क्या होगा? नाइट्रोजन, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ, 6 उसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और एक लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके साथ साथ उसके पास एक लोन पेयर भी है। जैसे CH4 का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन क्या उसके पास लोन पेयर बचा है? नहीं, तो CH4 आपका कभी भी डेटिव बॉन्ड नहीं बनाएगा, बात समझ रहे? लेकिन यहां पे अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लस उसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब आपके पास यहां पे H+ है, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और आपके पास यहां पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NH3H, यहां पे आएगा प्लस चार्ज, और ये आपका क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। और बार बार बता रहा हूं, इस चीज को समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केवल बनने में डिफरेंस होता है, बनने के बाद वो एग्जैक्टली किसके जैसा बिहेव करता है? कोवैलेंट के जैसा। एक और एग्जांपल करते हैं NH3 के बेसिस पे ही, NH3 प्लस BF3, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है? BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं, कहां? BF3 में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोरॉन के पास वैलेंस में 6 ही तो है, 3 बॉन्ड पेयर, 2 इंटू 3 6 हो गए, तो ये इस पे डोनेट करेगा और यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे आपका बन जाएगा NH3। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, H2O। H2O में सेंट्रल एटम क्या होगा? क्या ऑक्सीजन का यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? 4 बॉन्ड पेयर, 4 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट है। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये क्या करेगा? ये इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये क्या बन जाएगा? H3O+। क्या इस चीज में किसी को डाउट? छापिए, हाइड्रोनियम आयन, ये है अमोनियम आयन, वो है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, डाउट कोई? बात क्लियर?
और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो आपका होता है लुईस बेस, और जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो होता है आपका लुईस एसिड। लुईस बेस आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और लुईस एसिड आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो H4O नहीं बनेगा, सॉरी, H4O भी बन सकता है ना, H4O, H4O। क्योंकि और एक है ना लोन पेयर, और एक लोन पेयर है। हाँ, बात तो सही है, एक और लोन पेयर है टेक्निकली। देखिए, आप एक्सप्लेन भी वो ही करना चाहते हो जो बनता है। अब पहली चीज तो मैं ये बताऊं कि हमने कभी भी H4O+2 बनते हुए देखा नहीं है। अब समझिएगा कि केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक कैसे डेवलप होता है। आपने जब कभी HO4+2 बनते हुए देखा ही नहीं है तो आप इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहोगे। लेकिन हम ये एक्सप्लेन जरूर करना चाहेंगे कि ये नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने ऊपर +2 का चार्ज नहीं रखना चाहता होगा। +1 तो उसने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, +2 नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा कैसा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका अपने ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा नहीं। और ये जो रिएक्शन हुआ है ना आपका, ये आपका जो कई बार हम लिखते हैं ना कि H+ आयन है, एक्चुअली में H+ आयन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है आइसोलेट फॉर्म में, वो हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम में। तो मेरा ये इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ऑक्सीजन पे मेरा जो +2 है वो स्टेबल नहीं है इन अ मॉलिक्यूल। क्योंकि ये बात आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि जो भी हम यहां पे लॉजिक दे रहे हैं उस लॉजिक से बहुत अलग अलग चीजें की कंपाउंड बनने चाहिए थे, लेकिन हम टेक्निकली उल्टा करते हैं, जो मॉलिक्यूल बनता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि ये बना होगा तो क्यों बना होगा। क्लास ये छापा सबने? चलिए, अब आप हेडिंग लिख सकते हो, लेटेस्ट एनर्जी। चलिए आइए पहले जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं होता क्या है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड लिखा आपने, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फिर नेक्स्ट लाइन के सेंटर में लिखिएगा और एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और फिर नेक्स्ट डेफिनेशन, फिर और लिखेंगे। 3 अलग अलग टाइप की डेफिनेशन हो सकती है, टेक्निकली सारी डेफिनेशन एक ही बात कह रही हैं। और फिर डेफिनेशन लिखिएगा, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अट्रैक्शन ऑफ आयंस, और ये सबसे रेलिवेंट डेफिनेशन है लास्ट वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रिलीज्ड एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ crystal lattice of 1 mole of ionic compound, crystal lattice of 1 mole of ionic compound। फिर जरा नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, lattice energy can be determined by following 2 methods।
Lattice energy can be determined by following two methods. ये दोनों लिख लीजिएगा. Lattice energy can be determined by following two methods. हाँ, इक्वेशन. क्लास लिखा आपने? अब सुनिएगा जरा, लिखना बंद करिए और सुनिएगा. आपके जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. सुना है कभी? क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? हाँ, उनका अरेंजमेंट बहुत, अगर सिंपल में बताऊं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं आपके, उनमें जो आपका अरेंजमेंट होता है एटम्स का, वो फॉलो करते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? टेक्निकली आप इस वॉल को देखो, ठीक है. इस वॉल में आपको यहां पे टाइल्स दिख रही हैं, ये, और ये पूरी की पूरी वॉल कैसे बनी है? आपने एक कोने में एक टाइल रखा और फिर उसको पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट कर दिया. बात समझ रहे? इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर. मतलब जो स्ट्रक्चर यहां पे है वही स्ट्रक्चर आपका वहां पे भी है. मतलब जो स्ट्रक्चर यहां पे है वही स्ट्रक्चर आपके मॉलिक्यूल के एंड में भी है. क्या ये बात समझ रहे? एग्जाम्पल के लेते हैं आपका डायमंड, ठीक है. डायमंड में आपके जो कार्बन होते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं. टेट्राहेड्रल को इमेजिन करना है, आगे आएगा. टेट्राहेड्रल को इमेजिन करना है तो आप ये इमेजिन करो कि पिरामिड के ऊपर आपने एक झंडा गाड़ दिया. पिरामिड 1 2 3 4 साइड, ऊपर एक झंडा गाड़ रखा. ये तो आपका जो पूरे डायमंड का स्ट्रक्चर होगा ना, किसी भी पार्ट में वो बिल्कुल वैसा ही होगा. या फिर आप ये देख सकते हो ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जानते हैं? आपके पेंसिल्स में जो है उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल, ऐसा लेयर. और यही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपका हर जगह रिपीट होता रहता है. NaCl, कॉमन सॉल्ट में स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है. और यही स्ट्रक्चर आपका बगल में, उसके बगल में, उसके ऊपर, नीचे रिपीट होता रहता है. तो इसी चीज को आप क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ग्लास भी हमारा एक सॉलिड है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन नहीं होता, ये अमॉर्फस होता है. और अमॉर्फस सॉलिड का मतलब ये है कि उसके पास होगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर. शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब कि शायद यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं, यहां पे शायद 5 मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं. तो जो आपका ऑर्डर है वो कहां है? छोटे छोटे रेंज में है बस. तो कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं? 2. कौन कौन से? क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. क्रिस्टलाइन में कहानी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रेंज ऑर्डर? एक ही टाइप का स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता रहता है. जैसे आपकी कोई भी एक दीवार है, दीवार कैसे बनती है? एक ईंटा उठाया, ब्रिक कोने में रखा, उसी ब्रिक को बार बार रखते चले जाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में. क्या बन जाएगा? पूरा रूम बन जाएगा. क्या ये बात समझ रहे? और आपका अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? नो फिक्स स्ट्रक्चर, बार बार चेंज हो रहा है, हर स्टेप पे चेंज हो रहा है. बात क्लियर है? अब देखिए होता क्या है कि मेरे पास जैसे मान लीजिए Na+ आयन है और Cl- आयन है. मतलब Na+ गैसियस फॉर्म में है और Cl- भी गैसियस फॉर्म में है, और ये दोनों मेरे इन्फिनिटी पे रखे हैं. इन दोनों को उठा के जब मैं यहां पे रखूंगा तो इनके बीच में, चलिए Na+ को यहां रखते हैं. Na+ को यहां रखा तो इसके बगल में यहां पे क्या आएगा?
Cl माइनस आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। चलिए यहां पे क्या आएगा फिर बताइए? यहां पे Na+ आएगा, तो यहां पे क्या आएगा? Cl माइनस आएगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या आएगा? Na+, यहां क्या आएगा? Cl माइनस। अगर यहां Cl माइनस है तो यहां क्या आएगा? Na, यहां पे क्या आएगा? Cl माइनस। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? तो इस पूरी चीज को आप कहते हो लैटिस। लैटिस आपका होता है एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर। लैटिस आपका क्या होता है? एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो आपने जब अपने आयंस को इंफिनिटी से उठा के इस फिक्स्ड स्ट्रक्चर में रखा, और जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, तो इस पूरे स्ट्रक्चर के बनने में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। क्यों एनर्जी रिलीज होगी? क्योंकि जब भी आपका बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। और जब भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी तो इस पर्टिकुलर एनर्जी को आप क्या कह दोगे? लैटिस एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? लैटिस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या हो गया आपका? लैटिस एनर्जी। टेक्निकली ऐसा इमेजिन करिए कि आपके पास ये क्यूब है, और इस क्यूब में 8 कॉर्नर्स पे आपके क्या रखे हुए हैं? एक एक चेयर रखी हुई है, और उन चेयर्स पे आपको क्या लाके बैठाना है? अपने आयंस को। जब आप इन चेयर्स पे आयंस को लाके बैठाओगे तो उनके बीच में क्या डेवलप होगा? और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब पूरा लैटिस बन जाएगा तो आप उसी एनर्जी को क्या कहोगे? लैटिस एनर्जी। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? हाँ। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरे सारे क्रिस्टल क्यूब होंगे। मेरे पास टोटल 14 टाइप के लैटिस होते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। 14 टाइप के क्यूब, क्यूबॉइड, ऑक्टाहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, ठीक है, हेक्सागोनल, ठीक है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस टाइप के टोटल 14 होते हैं। उनमें से NaCl का ये है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि MgO का भी ऐसा ही होगा, ZnS का भी ऐसा ही होगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल आपका कोई भी स्ट्रक्चर एज्यूम करता है क्योंकि उनके आयंस के लिए वो मिनिमम एनर्जी का स्ट्रक्चर है। क्या ये बात क्लियर हो रहा है क्लास? क्या ये बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि मेरा जो एंथैल्पी है ना, डेल्टा H इज अ स्टेट फंक्शन। देखिए स्टेट फंक्शन का मतलब यह है कि एंथैल्पी मेरा पाथ डिपेंडेंट नहीं है, नॉट पाथ डिपेंडेंट। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि मैं अभी यहां पर हूं, मैं यहां से डायरेक्टली घर जा सकता हूं, लेकिन मैं यहां से डायरेक्टली घर ना जाने की बजाय मैं 7 कॉन्टिनेंट का चक्कर लगा के घर जाता हूं, ठीक है। और अभी मेरे पास जेब में 100 रुपए हैं, ठीक है, और मैं अपने घर पे पहुंचा। उस वक्त मेरी जेब में कितने रुपए हैं, केवल इस बात से फर्क पड़ता है मैं किस तरीके से घूम के गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट A है और आपके पास प्रोडक्ट B है। रिएक्टेंट की एनर्जी आपकी X है एज्यूम, और प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी Y है, ठीक है। अब यहां पे आप A टू B डायरेक्ट जाओ, या फिर आप A से पहले C जाओ और C से B जाओ, तब भी B की एनर्जी कितनी होगी? Y। चलो आप A से
पहले डी जाओ, डी से फिर आप ई जाओ, ई से आप बी चले जाओ, तो भी आपकी बी की एनर्जी कितनी आएगी, वाई। और एंथैल्पी जो होगा आपका इस सिस्टम का, जो एंथैल्पी होगा वो हमेशा आपका y माइनस एक्स आएगा, irrespective of the path, something like displacement and distance। डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, आप कैसे भी चलो, डिस्प्लेसमेंट को केवल फाइनल और इनिशियल से मतलब है और रास्ते से मतलब नहीं है, लेकिन डिस्टेंस को रास्ते से मतलब होता है। अगर आपको पाथ फंक्शन का एक एग्जांपल देना है तो वो हो सकता है फ्रिक्शन, हो सकता है। अगर आप छोटा रास्ता लोगे तो फ्रिक्शन कैसा होगा, कम, और अगर आप लंबा रास्ता लोगे तो फ्रिक्शन कैसा होगा, ज्यादा। तो एंथैल्पी मेरा कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब जो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी पर डिपेंड करेगा, आपने पाथ क्या लिया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट लिखा आपने, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। कोई डाउट? सॉरी, ये हाँ ये बना लीजिए, आपको मतलब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे। और लैटिस एनर्जी क्या है, मतलब आपके लैटिस को, ये पूरा लैटिस कहलाता है, लैटिस के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को आप क्या कहोगे, लैटिस एनर्जी। ये छाप लिया है? अब एक और चीज आपके पास होती है, ये लास्ट चीज आपको सीखनी है इसके लिए, लैटिस एनर्जी को समझने के लिए, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैन एनीवन टेक अ गेस कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब होता होगा? सिर्फ क्रिस्टल के बनने में नहीं, किसी भी चीज को बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वही क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आपका जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स शुड बी इन नेचुरल स्टेट। दूसरा, amount of product formed is 1 mole। ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसका मतलब क्या है। मतलब सिंपल सा ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये लिख लीजिए फिर दिखाता हूं। और उसमें क्या है, उसमें तो केवल क्यूब बनाना है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स शुड बी इन नेचुरल स्टेट। डाउट कोई इस बात पे? जैसे मान लीजिए आपको CO2 बनाना है, तो CO2 बनाने के लिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन अपना नेचुरल स्टेट में कौन सा होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड। तो अगर मैंने यहां पे कार्बन को गैसियस फॉर्म में लिखा तो जो भी एंथैल्पी आएगी वो एंथैल्पी मेरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन को लिक्विड में ले लूं तो क्या यहां पे जो एंथैल्पी आएगी क्या वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा किस फॉर्म में होना चाहिए, ऑक्सीजन का नेचुरल फॉर्म क्या है, गैस। तो यहां पे मेरे पास क्या होना चाहिए था,
यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए था, गैसियस फॉर्म में। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको CO बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, कार्बन। वो कैसा होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में, मतलब सॉरी नेचुरल स्टेट में, प्लस आपका O2 कैसा होना चाहिए, गैसियस में। लेकिन आपको जो बनाना है, जो प्रोडक्ट बनाना है, वो हमेशा कितने मोल्स बनाना है, 1 से ज्यादा मोल्स नहीं बनाने हैं। तो 1 मोल बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, हाफ। अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब 1 मोल कार्बन हाफ मोल ऑक्सीजन से क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या ये बात क्लियर है? बताइए, बात क्लियर है? तो हम अपने लेटेस्ट एनर्जी पे मूव करें। अब लेटेस्ट एनर्जी को समझने के लिए मैंने आपको यहां पे 3 चीजें बताई। पहला कि लेटेस्ट एनर्जी होता क्या है, दूसरा क्या बताया कि एंथैल्पी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन? हाँ, स्टेट फंक्शन पार्ट डिपेंडेंट नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, फाइनल और इनिशियल पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और तीसरा क्या बताया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए आपके पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन कौन सा? पहला, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो कौन से स्टेट में होने चाहिए, नेचुरल। दूसरा, प्रोडक्ट आपका कैसा होना चाहिए, 1 मोल। बात क्लियर है? करें फिर लेटेस्ट एनर्जी। अब ये सारी कहानी क्यों कर रहे हैं ना, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए मेरे को ये बनाना है NaCl, और NaCl मेरा सॉलिड होता है। अब NaCl को बनाने के लिए मुझे ये बताइए कि Na कैसा चाहिए, सॉलिड फॉर्म में, और Cl कैसा चाहिए, Cl2 किस फॉर्म में चाहिए, गैस। लेकिन मुझे अब समझिएगा, सारी चीजें कनेक्ट कर रहे हैं। NaCl को बनाने के लिए आपको मतलब लेटेस्ट एनर्जी चाहिए। लेटेस्ट एनर्जी में आप क्या लेकर आते हो, लेटेस्ट एनर्जी में यहां पे मैंने क्या लिखा है, आप Na+ आयन लेकर आओगे, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। यहां पे क्या लेकर आओगे, Cl- आयन, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। इनको एक फिक्स स्ट्रक्चर में रखोगे तो उनके बीच में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, जिससे क्या मिलेगा आपको, लेटेस्ट एनर्जी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए NaCl बनाने के लिए मुझे Na+ चाहिए और Cl- चाहिए। Na+ किस फॉर्म में चाहिए, गैसियस फॉर्म में। Cl- भी किस में चाहिए, गैसियस फॉर्म में। तभी तो वो आयंस बनेंगे, तभी तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको क्या कहेंगे हम, लेटेस्ट एनर्जी। लेकिन Na है कैसा, सॉलिड। Cl2 किस में है, गैस। अब जरा देखिएगा हम करेंगे क्या। सबसे पहले यहां पे हम इसको देंगे सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी से Na किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। आपको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद है, आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी आप कभी सॉलिड में तो दे ही नहीं सकते, तो आपने यहां पे गैस सब्लिमेशन दिया, गैस में गया। अब आप इसको क्या प्रोवाइड करोगे, IE1। अब ये क्या बन गया मेरे पास, Na+ गैस। पहली चीज मिल गई मेरे को, ठीक है। अब दूसरा क्या चाहिए, Cl-। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, मेरे पास क्या है, Cl2। तो Cl2 को मुझे कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, ΔH, डिसोसिएशन।
डेल्टा एच डिसोसिएशन देंगे तो मेरे पास यहां पे क्या बनेगा, मेरे पास यहां पे Cl आएगा। लेकिन क्या मुझे यहां पे डिसोसिएशन एनर्जी कितनी, यहां पे मुझे क्लोरीन कितना चाहिए, 1/2 चाहिए ना। क्यों 1/2 चाहिए, क्योंकि मुझे जो बनाना है वो हमेशा 1 मोल है कि नहीं। तो यहां पे डिसोसिएशन भी कितना हो जाएगा, 1/2। अब मेरे पास यहां पे क्या आ गया, क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में आ गया। क्या आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन याद है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये रहा मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम, चमक रहा है। अब इसमें मैं कौन सी एनर्जी दूंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, Cl माइनस गैस में। क्या आपको वो दोनों आयंस मिल गए। अब इन दोनों आयंस को आप एक फिक्स स्ट्रक्चर में लाके बैठा दोगे तो आपको वहां से क्या मिलेगा, लैटिस एनर्जी। तो यहां से यहां आपको क्या मिल जाएगा, लैटिस एनर्जी। अब आप शायद ये सोच रहे होगे कि सर एंथैल्पी वाली बात क्यों बताई थी। वो इसलिए क्योंकि आपके पास यहां पे 2 पाथवे फॉलो हो रहा है, 2। ये रहा मेरा पहला पाथवे और यहां पे है मेरा डेल्टा एच फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा पाथवे कौन सा है, ये है मेरा पाथवे 1, ये है मेरा पाथवे 2। लेकिन एंथैल्पी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, केवल इनिशियल और फाइनल पे। तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस IE1 प्लस 1/2 डेल्टा एच डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा डेल्टा एच फॉर्मेशन के, है कि नहीं। क्योंकि एंथैल्पी कैसा फंक्शन है, आपने देखिए यहां पे भी लिखा था हमने, सॉरी आपने यहां पे भी लिखा था। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हो क्या रहा है, अगर x मेरा, चलिए मान लेते हैं मेरा y माइनस है, तो क्या होगा, ये d और e की एनर्जी अपने आप कुछ ऐसा एडजस्ट होगा कि मेरे पास y कैसा आएगा, फिर भी मतलब b कैसा आएगा, माइनस। तो होता क्या है ना, लैटिस एनर्जी को आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, लैटिस एनर्जी को आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पूरी कहानी प्रपंच हमने जो रचा है ना, ये किस लिए रचा है, क्योंकि यहां पे हमको पता है कि एंथैल्पी आप चाहे सीधा जाओ चाहे ऐसे घूम के जाओ, सेम आनी चाहिए। अब मुझे सब्लिमेशन पता है, क्यों, वो तो मैंने ही प्रोवाइड किया ना। मुझे आयनाइजेशन पता है, ये तो वेल रिकॉर्डेड है। मुझे 1/2 डिसोसिएशन पता है, वो तो मैंने ही प्रोवाइड किया। मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पता है। मुझे पूरे सिस्टम से कितना फॉर्मेशन हुआ एंथैल्पी का वो भी पता है। सिर्फ क्या नहीं पता, जिसको मैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर भी नहीं सकता। तो अब इस पूरी चीज से मेरे पास क्या आ जाएगा, लैटिस एंथैल्पी। बात समझ रहे, प्लीज छापिए जरा, प्लीज छापिए। और किसी को डाउट है तो पूछिएगा, क्योंकि डाउट्स घर लेके नहीं जाने हैं। सही बात है ना गौरांग। तो अगर आपको ये क्लियर है तो करिए, MgCl2 का बॉन्ड हेबर साइकिल बनाइए। और आप समझ रहे हो नहीं, बॉन्ड हेबर साइकिल हम लंबा चौड़ा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी को आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। MgCl2 फिर AlCl3 का भी निकालिए, वो लेटेस्ट
उसके बाद आपका वहां पे लिखा हुआ है लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एच फॉर्मेशन। नहीं, क्यों क्यों? नहीं, आप देखिए, आप यहाँ पे जब Na लेकर आओगे तो Na आप एलिमेंटल फॉर्म में कैसा होगा, सॉलिड, लेकिन क्लोरीन आप एटॉमिक फॉर्म में नहीं लेकर आ पाओगे। क्लोरीन आप कैसा लेकर आओगे, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो जब भी आप Na लेकर आओगे तो Cl2 आएगा, लेकिन Cl कितना चाहिए मुझे, चाहिए तो 1, लेकिन ला रहा हूं मैं 2, तो इसलिए मुझे Cl को हाफ करना पड़ेगा। मतलब 1 मोल NaCl के लिए मुझे आधे मोल Cl2 की जरूरत है, क्योंकि आधे मोल Cl2 में ऑलरेडी कितने हैं, दो Cl तो है ना, इसलिए। ये आप देख रहे हो, बैठ जाइए, ये आप देख रहे हो एक्चुअली स्ट्रक्चर NaCl कैसा होता है, ठीक है। तो आपका 1 मोल NaCl बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को आप कहते हो लैटिस एनर्जी, 1 मोल NaCl, ठीक है। तो ये ऐसा होता है NaCl का स्ट्रक्चर। आप देखो, इसमें से मैंने आपको केवल 1/8 शो किया है। कैसे? ये आपका रूम एक क्यूब है, वहां पे एक एटम रखा है कॉर्नर पे, वो एटम आपका 8 यूनिट सेल में डिवाइडेड है। एक ये हो गया, एक इसके पीछे वाला 2 हो गए, एक इसके बगल वाला 3, एक पीछे के बगल वाला 4, और एग्जैक्टली 4 ऊपर। तो वो जो कॉर्नर एटम होगा वो 8 जगह पे है, ठीक है। तो ये पूरा ऐसा आपका लैटिस होता है, और कुछ ऐसा दिखता है वो, मतलब ये होता है। इसे हम कहते हैं, आगे का है बस सुन लीजिए, इसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब कि आपके क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6, और हर फेस के सेंटर पे एक एटम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आगे का है, लेकिन लैटिस का मतलब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि लैटिस इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। और जब भी आप NaCl बनाओगे, चाहे वो कैसा भी हो, रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ठीक है, उन सभी का जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी टाइप का होगा। मतलब स्ट्रक्चर कैसा है उसका, फिक्स्ड। क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्या आपने AlCl किसका किया आपने, MgCl2 का? चलिए बताइए क्या क्या आया आपके पास MgCl2 के लिए। सबसे पहले आपने यहां पे लिया होगा Mg सॉलिड, फिर दोनों बोला था, MgCl2 और AlCl3 दोनों था। हाँ ऑफ कोर्स AlCl3 एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है भाई, क्यों नहीं करता? आपने मेरे से ये बात सुनी थी कि AlCl3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन AlCl3 आपका आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये सुना था आपने मेरे से, ठीक है। चलिए, यहां पे सबसे पहले एनर्जी आपने कौन सी दी, सब्लिमेशन, अरे बस, फिर IE1, अरे इधर चैटर बॉक्सेस, क्यों पिटने वाले काम करते हो, प्रथमेश भैया को बुलाऊं क्या? तो कितना आएगा यहां पे, Mg+1, फिर IE2, ये आ गया मेरे पास पहला आयन आ गया। मैंने यहां पे IE1 और IE2 दोनों अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि वैल्यू दोनों की अलग होगी, एंड डेफिनेटली IE1 कम होगा। बोलो नहीं, गलत बात है ये, IE2 ज्यादा होगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। मैंने यह बोला,
अच्छा ऐसा क्या, सॉरी। IE1 कैसा होगा, कम या ज्यादा कंपेयर टू IE2? IE2, IE1 ज्यादा होगा या IE2? क्यों? जो आप वो कह रहे हो ना, वो कंपैरिजन कंपैरिजन की बात होती है, लेकिन एक एलिमेंट की बात हो रही है तो उसका हमेशा सेकंड पहले से ज्यादा ही होगा। अगर दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो कहानी अलग होगी। जैसे एल्यूमिनियम का फर्स्ट कम होगा, एल्यूमिनियम का सेकंड ज्यादा होगा, लेकिन मैग्नीशियम से कंपैरिजन में। लेकिन एल्यूमिनियम का पहला, फिर दूसरा उससे ज्यादा होगा, तीसरा उन दोनों से ज्यादा होगा। लेकिन एल्यूमिनियम का +2 कंपेयर करूं मैं मैग्नीशियम के +2 से, तो एल्यूमिनियम का +2 ज्यादा आएगा। आप समझ रहे हो डिफरेंस कहां आ रहा है? क्योंकि क्लास शांत हो जाइए, क्योंकि जब आप प्लीज इस बात को समझिएगा, मैग्नीशियम का जो IE1 होगा वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। मैं यहां पे कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन जो आपके मैग्नीशियम का +2 हो, मतलब IE2 होगा, वो एल्यूमिनियम के IE2 से कम होगा, क्योंकि अब एल्यूमिनियम के पास 3s2 का कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। लेकिन जब आप एक ही एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाओगे तो उसका साइज तो श्रिंक होता जाएगा ना। तो अगर मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात करूं तो उसके जितने भी सक्सेसिव होंगे वो ज्यादा होते चले जाएंगे। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम यहां पे, बात समझ रहे हैं? अच्छा, फिर यहां पे अगला क्या आएगा मेरे पास, Cl2 गैस। Cl2 गैस को मुझे क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले ΔH डिसोसिएशन। क्या यहां पे मुझे 1/2 करने की जरूरत है? नहीं। फिर मुझे यहां से क्या मिलेगा, 2Cl मिलेगा, 2Cl गैस। अब फिर 2Cl गैस को मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो भी कितनी, 2। मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 और 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो सेम रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो गए हैं ना। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, बताइए? आपको यहां पे Cl नेगेटिव मिलेगा, मतलब कितने, 2Cl नेगेटिव मिलेंगे ना। और फिर इनको अगर आप एक फिक्स स्ट्रक्चर में लेकर आओगे तो आपको क्या मिलेगा, लेटिस। और फिर आप यहां पे क्या लिख लोगे, आप लिखोगे ΔH सब्लिमेशन प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस ΔH डिसोसिएशन प्लस 2 इंटू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटिस एनर्जी इक्वल्स टू ΔH फॉर्मेशन, जिसमें से आपको कोई भी एक वैल्यू नहीं दे रखी होगी और बाकी सब वैल्यूज आपको दे रखी होंगी। क्या इसमें किसी को डाउट है? नेगेटिव आएगा, रिलीज हो रहा है ना। हाँ हाँ, नहीं, लेटिस एनर्जी का मतलब द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लेटिस। और फॉर्मेशन में तो हमेशा क्या आएगा, देखिए, ये मेरा पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, लेटिस एनर्जी नेगेटिव आएगा। और क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो आपको ये पता है कि बॉन्ड वहां पे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का मतलब ΔH कैसा होगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल सिस्टम कैसा होगा, नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो AlCl3 का भी कर लीजिए फिर। हाँ, डाउट जिसको है पूछिए। हाँ बिल्कुल, AL में 1 ही रहेगा, 3/2 हो जाएगा। अब आपका 3/2 का मतलब आपके पास 3 Cl आ जाएंगे, तो फिर आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी देनी पड़ेगी, तो 3 Cl माइनस आएंगे, फिर बन जाएगा मेरा AlCl3, है ना, सिंपल है। हुआ आपका ये? नहीं, छाप रहे हो कि समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, तो AlCl3 का करके दिखाइए मुझे।
क्लोरीन गैस है तो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन आपको Cl माइनस चाहिए, वो भी कितने, 2। तो आपने पहले उसको डिसोसिएशन में दिया, तो क्लोरीन गैस से क्या बने, 2 एटम। 2 एटम को मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, तो क्या बना 2Cl माइनस। अब Mg+2 और 2Cl माइनस को जब मैं एक स्ट्रक्चर में लाके बैठा दूंगा तो वहां से क्या रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी। अब वो मैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, पाथवे 1 पाथवे 2 को इक्वेट कर दिया। मतलब यहां से यहां तक की सारी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा H फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगी।